6.3 है आज, एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। फ्रांसवा बर्नियर ने भारतीय समाज का अध्ययन किया और उसकी एक पुस्तक है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। मतलब वो मुगल शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था और उसने यहाँ की समाज में देखा। सबसे पहले तो उसने ये बताया कि भारत में जो भूमि है, भूमि स्वामित्व निजी हाथों में होना चाहिए। दूसरी बात वो क्या कहता है, भारत की समाज की उसने सच्चाई देखी। भारत की समाज में उसने भ्रमण किया तो यहाँ की समाज की सच्चाई को भी उसने देखा और इसी पर आज वो बताएगा। कहता है हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है। मतलब मुगल राज्य जो था वो निरंकुश रूप देने के लिए तन्मय था, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। मतलब फ्रांसवा बर्नियर ये कह रहा था कि मुगल राज्य को निरंकुशता दे दी जाए, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण ना हो, किसी प्रकार का अंकुश ना हो, ये उसको निरंकुशता देने में तन्मय था। लेकिन वो आगे क्या कहता है, वो कहता है कि उसके विवरण जो थे वो कभी कभी सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का, जो भी शिल्पकार थे भारत के, उनको जो उत्पाद होते थे जो वो बनाते थे उनको बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। मतलब ना तो सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था, ना किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा शिल्पकारों को कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। जो भी मुनाफा मिलता था शिल्पकारों से उसका अधिग्रहण राज्य के द्वारा कर लिया जाता था। मतलब मुनाफा राज्य अपने पास रख लेता था, इसलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था। जितनी भी जगह उत्पादन होता था शिल्पकारों के द्वारा, उत्पादन से जो आय प्राप्त होती थी उसको राज्य अपने पास रख लेते थे, अधिकृत कर लेते थे। इसलिए उत्पादन जो था शिल्पकारों का वो पतनोन्मुख था, अर्थात पतन की ओर बढ़ रहा था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादकों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। यहां एक सोने की चम्मच जिसमें पन्ने एवं माणिक जड़े हुए हैं, मुगल कालीन शिल्पकारों की खास दक्षता का एक अच्छा उदाहरण देखिए। मुगल कालीन शिल्पकारों द्वारा एक चम्मच बनाई गई है, सोने की है, इस पर पन्ने और माणिक जड़े हुए हैं। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। जो भी जनसंख्या होती थी उसका 15% भाग, 17वीं शताब्दी की बात करते हैं यहाँ पर, 15% भाग नगरों में और 85% यानी 85% भाग गांव में रहता था। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है। जितने भी मुगल कालीन शहर थे उन शहरों को बर्नियर ने शिविर नगर कहा है। और यह शिविर नगर कहने के पीछे उसका एक विशेष उद्देश्य था। जिस प्रकार सैनिक अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए शिविर बना लेते थे, अपने टेंट लगा लेते थे, वहां अपनी रसोई बना लेते थे, अपने आयुध रखने के लिए जगह बना लेते थे और वो तैयारी करते थे और कुछ समय बाद वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। तो मुगल काल में भी शहरों की यही स्थिति थी। शहर जो बसते थे कुछ दिनों बाद उजड़ जाते थे। इसलिए फ्रांसवा बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शहर नगर की संज्ञा दी है, जिससे उसका आशय उन नगरों में था जो अपनी अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते हैं। मतलब वो कहता है जो भी शहर थे उस समय के मुगल कालीन, वो जब दरबार आता था तो शहर अस्तित्व में आ जाते थे और दरबार के जाते ही वो भी पतनोन्मुख हो जाते थे, पतन उनका हो जाता था। उसने यह भी सुझाया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राजकीय प्रश्रय पर आश्रित रहते थे। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों
तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। मतलब जहां व्यापार विकसित था, व्यापार समृद्ध था, वहां नगरों का निर्माण हो जाता था और नगर भी समृद्ध हो जाते थे। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंध से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ। जो पश्चिमी समाज होती थी, ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनका जो मुखिया होता था उसको सेठ कहा जाता था। ये पश्चिम भारत की बात है, वहां इनको इस नाम से संबोधित किया जाता है। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था। अहमदाबाद जो कि पश्चिम में, भारत के पश्चिम में स्थित है, और यहाँ व्यापारियों का जो समूह होता था, महाजनों का जो समूह होता था, उसका मुखिया होता था जिसे नगर सेठ कहा जाता था। उस मुखिया को नगर सेठ बोलते थे। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे, जहां कई राजकीय परिश्रय पर आश्रित थे। कई अन्य संरक्षकों या भीड़भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। यहां एक स्रोत है, सबसे पहले एक स्रोत को अपन देखेंगे, राजकीय कारखाने। मतलब सरकार ने अपने कौन कौन से कारखाने बनाए थे, फ्रांसवा बर्नियर के विवरण से हम यहां देखेंगे। संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। एक कक्ष में कसीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यस्तता से कार्य करते हैं। मतलब एक कक्ष है, उसमें कसीदाकारी की जाती है, जो कपड़े होते हैं उन पर डिजाइन वगैरह निकाले जाते हैं, तो उसमें एक मास्टर होता है, उसके निर्देशन में या उसकी देखरेख में और लोग काम करते थे। तीसरे एक अन्य में आप सुनारों को देखते हैं, दूसरे चित्र में हम सुनारों को देखते हैं, और तीसरे तीसरे में हमें चित्रकार दिखते हैं, और चौथे में प्रलाक्षा रस का रोगन लगाने वाले, पांचवें में बढ़ई, खरादी, दर्जी तथा जूते बनाने वाले, छठे में रेशम, जरी तथा महीन मलमल का काम करने वाले, शिल्पकार अपने कारखानों, मतलब अलग अलग कक्ष होते थे और हर कक्ष में एक विशेष स्पेशल कार्य करने वाले लोगों का समूह रहता था। शिल्पकार अपने कारखानों में हर रोज सुबह आते हैं, जहां वे पूरे दिन कार्यरत रहते हैं और शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी निश्चेष्ट नियमित ढंग से उनका समय बीतता जाता है। कोई भी जीवन की उन स्थितियों में सुधार करने का इच्छुक नहीं है जिनमें वह पैदा हुआ था। यहां एक और स्रोत है हमारा 13, एक विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य। बर्नियर के वृत्तांत से लिए गए इस उद्धरण को पढ़िए, जिसमें कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण दिया है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य, जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती हैं, जैसे रेशम, कपास तथा नील, कहीं आगे था। मतलब भारत का बंगाल राज्य मिस्र में जो उत्पादन होता था उससे कहीं आगे था। भारत के कई ऐसे भाग भी हैं जहां जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती अच्छी होती है, और जहां एक शिल्पकार, जो हालांकि मूल रूप से आलसी होते हैं, आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचों, जरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के रेशम तथा सूती वस्त्रों, जो देश में भी प्रयोग होते हैं और विदेश में निर्यात किए जाते हैं, के निर्माण का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचलन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 के अंतर्गत हम यात्रियों के नजरिए से भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, और यहां पर हम देखेंगे फ्रांसवा बर्नियर ने भारतीय समाज का जो अध्ययन किया है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो यहां देखें हम, महिलाएं दासियां, सती तथा श्रमिक, यानी महिलाओं की 3 स्थितियों की ओर यहां इंगित किया जा रहा है। महिलाएं दासियां होती थी, महिलाएं
दासियों के साथ साथ सती प्रथा महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अभिशाप थी, और दूसरा महिलाएं श्रमिक भी होती थी, मजदूर के रूप में उनका उपयोग किया जाता था। हम आपको बता दें यहाँ पर कि महिलाओं का इस काल में उपयोग एक वस्तु की तरह किया जाता था। देखते हैं महिलाओं के साथ किस प्रकार का समाज था फ्रांसवा बर्नियर के दृष्टिकोण में। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतया पुरुष थे। जितने भी यात्री आए हमारे यहाँ विदेशों से वो ज्यादातर पुरुष ही थे, स्त्री नहीं थी। क्योंकि जब व्यक्ति विशेष उस वर्ग से नहीं होता है तो वो पक्षपात की भावनाओं में या तो उससे रहित होता है या पक्षपात की भावना में आ जाता है। देखते हैं, चूंकि पुरुषों के विवरण है और स्त्रियों के बारे में। जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। मतलब पुरुष लेखक होते थे तो दूसरों के बारे में तो जिज्ञासाएं होती, तो महिलाओं के बारे में उन्हें जिज्ञासा पूर्ण या फिर रोचक उनके लिए विषय लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। मतलब कोई सामाजिक पक्षपात होता था उसको सामान्य परिस्थिति भी मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। उस समय तो बाजार में दास जो होते थे खुलेआम बेचे जाते थे, यानी मनुष्य का क्रय विक्रय होता था और उनको किसी वस्तु की तरह दान में भी दे दिए जाते थे, भेंट स्वरूप दे दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे थे। मतलब पहली बार जब इब्न बतूता भारत आया, सिंध प्रांत पहुंचा, तो वहां से उसने मोहम्मद बिन तुगलक को देने के लिए ऊंट खरीदे थे, अच्छे वाले ऊंटों के साथ घोड़े और दास भी खरीदे थे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिए। मतलब किशमिश, बादाम, इनके साथ एक दास भी भेंट दिया था। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे एक खाल टके तथा 200 दास दे दिए। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक कहता है यहां पर कि नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से वो इतना प्रभावित हुआ मोहम्मद बिन तुगलक कि उसकी प्रवचन सुनने के बाद वो इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसको कम से कम 1 लाख टके और 200 दास दे दिए। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफी विभेद था। इब्न बतूता जब विवरण देता है तो पता चलता है कि दासों में विभेद था और सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी। जो मोहम्मद बिन तुगलक की सेवा में जो दासियां होती थी वो संगीत में और गायन में निपुण थी। और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। एक बार उनकी मोहम्मद बिन तुगलक की बहन की जब शादी हुई तो इब्न बतूता वहां था, तो जो दासियां गाने वाली थी और संगीत में जो निपुण थी उन दासियों के प्रदर्शन से इब्न बतूता बहुत प्रभावित हुआ था। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक उसके राज्य में जो अमीर होते थे उन पर नजर रखने के लिए दासियां रखता था। मतलब वो दासियां उन अमीरों के साथ, अमीरों के पास रहती थी, लेकिन वो उन पर नजर रखती। दासों को सामान्यतः घरेलू तथा श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। जो दास होते थे उनका उपयोग होता था घरेलू कामों के लिए या फिर श्रम के लिए उनका उपयोग किया जाता था। और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोली में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। मतलब इब्न बतूता ने देखा कि जब किसी अमीर व्यक्ति की महिला या किसी राज परिवार की या सुल्तान की महिलाओं को कहीं बाहर जाना होता था तो पालकी में इन दास या दासियों का प्रयोग किया जाता था, वो उसको ले जाती थी। जिनकी दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी। मतलब दास सस्ते थे, दासियां महंगी थी। जो दासियां घरेलू काम में निपुण होती थी उनकी कीमत ज्यादा थी, दासों की कीमत कम थी। और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम 1 या 2 को तो रखते ही थे। मतलब जो परिवार स्ट्रॉन्ग थे, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से जो मजबूत थे, वो कम से कम 2 दास या दासियां अपने पास रखते थे। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। इसलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थीं, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था, लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीजों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम
कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यवहारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहां तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। अतः यह असंभाव्य लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित कर रखा जाता था। आपने देखा होगा कि यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन वृत्तांतों से हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इनमें सामाजिक जीवन के कई आयाम अनछुए रह जाते हैं या फिर एक दृष्टिकोण विशेष से देखे जाते हैं, जिन्हें इन वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही उपमहाद्वीप के पुरुषों और संभवतः महिलाओं के अनुभव और प्रेक्षण अपेक्षाकृत अज्ञात हैं, जिन्होंने समुद्रों और पर्वतों को पार किया और उपमहाद्वीप से परे क्षेत्रों में साहसिक यात्राएं की। उन्होंने क्या देखा और सुना, सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार ढले, वे किन भाषाओं का प्रयोग करते थे। उम्मीद है कि इन पर और अन्य प्रश्नों पर आने वाले वर्षों में इतिहासकार योजनापूर्ण तरीके से केंद्रित करेंगे। यहां पर हम देखें, मथुरा से मूर्ति प्राप्त होती है, ये एक मूर्ति प्राप्त होती है यात्रियों की, घोड़े से ही आते हुए दिखाई देते हैं। और हम कालखंड, इससे पहले एक स्रोत रह जाता है हमारा, उसको हम और देख लेते हैं। यह संभव सती बालिका, एक सती बालिका का यहां पर वो स्रोत है। यह संभवतः बर्नियर के वृत्तांत के सबसे मार्मिक विवरणों में से एक है। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी। बर्नियर कहता है कि लाहौर में मैंने देखा अल्पवयस्क विधवा थी जिसकी उम्र 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, कि बलि होते हुए देखी। उस भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। असहाय थी, छोटी बच्ची भी थी, जीवित से ज्यादा मृत ज्यादा प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फ्रांसवा बर्नियर ऐसा कहते, वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, 3-4 ब्राह्मण और एक बूढ़ी औरत जिसने अपनी आस्तीन के नीचे उसको दबाया था, की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। मतलब अनिच्छुक, उस बालिका की इच्छा नहीं थी मरने की, लेकिन उसको उस घातक स्थान की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए। मतलब चिता बनाई जाती है लकड़ियों की, उसको उस लकड़ियों पर बिठाया गया और उसके हाथ और पैर बांध दिए गए उस 12 वर्षीय बालिका के, ताकि वह भाग ना जाए। और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। फ्रांसवा बर्नियर इसका विवरण देते हैं। हमारे यहाँ की जो सती प्रथा थी, ये बहुत बड़ी कुप्रथा थी। स्त्रियों को जिंदा जला दिया जाता था और इस प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के सतत प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 में